जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। साथियों, हम लोग अपने जीडी के एग्जाम के लिए जो प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं, आज उसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की बात करेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने ग्रुप्स में इसको शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? देखिए, बात कर रहा है एलिफेंटा की गुफाओं की। तो पूछा जाए कि एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में हैं, तो क्या उत्तर होगा आपका? ये याद रखिएगा, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हैं। और अगर देखा जाए इनका निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था, तो इसका निर्माण याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक का नाम ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हुआ करता था आपका, जिसका नाम था दंती दुर्ग। अच्छा जी, अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा एलिफेंटा समूह है, इस एलिफेंटा समूह में कुल 34 गुफाएं हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं। और एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया था इसको, तो ये भी याद रखिएगा 1987 में। और ये जो गुफाएं हैं ये भगवान शिव को समर्पित हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आ जाइए आगे। निम्नलिखित में से कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? कौन था फाउंडर आपका कण्व डायनेस्टी का? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो जो पूरे के पूरे प्राचीन से लेकर के आप क्या कहते हैं मध्य भारत तक का इतिहास पढ़ते हैं, वहाँ पर आपके 3 ब्राह्मण साम्राज्य हुए हैं। एक ब्राह्मण साम्राज्य आपका हुआ जिसको आप लोग शुंग वंश के नाम से जानते हैं। एक ब्राह्मण साम्राज्य हुआ आपका जिसको आप लोग कण्व वंश के नाम से जानते हैं। और एक साम्राज्य था आपका जिसको आप लोग सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो शुंग वंश था ना, इसको याद रखिएगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपसे एग्जाम में सवाल बनता है। इसका संस्थापक था आपका पुष्यमित्र शुंग। अच्छा जी, कण्व वंश की बात करें तो इसका संस्थापक था आपका वासुदेव। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सातवाहन वंश की बात की जाए साथियों, तो ध्यान रखिएगा इसका संस्थापक आपका हुआ करता था कौन? तो नाम था उसका सीमुक। तो शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश का वासुदेव और सातवाहन वंश का हो गया कौन? सीमुक। अगला प्रश्न देखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 141। देखिए, अगर हम बात करें अनुच्छेद 45 की, तो अनुच्छेद 45 में जो आप देखते हैं कि जो बच्चों की बाल्यावस्था होती है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी बाल्यावस्था की देख रेख करना और उनको प्रारंभिक शिक्षा देना, ये आपका लिखा हुआ है किस आर्टिकल में? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 42 की बात की जाए तो इसमें जो महिलाएं होती हैं ना, उन महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा इसको। और अनुच्छेद 40 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन, किसका? ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आ जाइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और उनके निलंबन से संबंधित है? किसकी बात कर रहा है? लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है, जिसको आप लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं, यूपीएससी के नाम से जानते हैं। संविधान के किस भाग में? तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक आप देखेंगे यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। तो अगर इसमें निलंबन की बात की जाए तो वो आपके आर्टिकल अनुच्छेद 317 में है। ध्यान रखेंगे इसको। अनुच्छेद 320 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 320 को आप देखेंगे ना, तो
तो इसमें यूपीएससी के कार्य दिए हुए हैं कि भाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य क्या हैं। अनुच्छेद 324 की बात की जाए तो आप सब लोग जानते हैं इसमें क्या है। इसमें आपका जो निर्वाचन आयोग है उस निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 315 की अगर बात की जाए तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। आप सब इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। आइए आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। देखिए कहा रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अगर इसको हम लोग देखें ना तो राइट उत्तर होता है हमारा अनुच्छेद 50। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कार्यपालिका, जिसको आप लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ये कार्यपालिका पूर्ण रूप से अलग होगी किससे, जुडिशियरी से। अनुच्छेद 40 अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, जिसको आप लोग समान नागरिक सिविल संहिता कहते हैं ना। तो ये आपका लिखा हुआ है किसमें, याद रखिएगा अनुच्छेद 44 में। और अनुच्छेद 46 की अगर बात की जाए तो इसमें एससी और एसटी संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन सबको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनते हैं आपके एग्जाम में। आ जाइए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा रेखा साझा करता है। अब कौन सा देश है, अब देखिए एक बात बताइए, जो हमारा प्यारा भारत है, इस भारत का जो दक्षिण का हिस्सा है, यहाँ आपको अरब सागर देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको जो पूरी का पूरा अंडमान निकोबार वाला रीजन है, जिसको आप लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। अब इस अरब सागर में एक देश है ना, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, मालदीव के नाम से जानते हैं। तो मालदीव जो है ना, ये हमारे साथ क्या बनाता है, वाटर बाउंड्री बनाता है। हमारे साथ देखेंगे तो श्रीलंका भी वाटर बाउंड्री बनाता है। और जो ये इंडोनेशिया वाला रीजन है ना, ये इंडोनेशिया वाला रीजन भी, जिसको जावा सुमात्रा द्वीप कहते हैं, ये भी हमारे साथ वाटर बाउंड्री बनाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें जो 8 डिग्री चैनल है, याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल जो है, ये क्या करता है, ये हमारे लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। हमारी टोटल स्थलीय सीमा कितनी है, लैंड बाउंड्री, तो वो है हमारी 15,200 किलोमीटर की। और अगर हमसे पूछ ले सवाल कि हमारी जो टोटल मैरीटाइम बाउंड्री है, मतलब तटीय सीमा, उसको याद रखिएगा 7,516.6 किलोमीटर आपको मिलती है। आइए आगे देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। मतलब आपसे पूछ रहा है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो ध्यान से समझिएगा। राइट उत्तर होगा आपका विरासत फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर बी। ये जो आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है ना, ये पहली बार कब जारी किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा 1995 में इसको सबसे पहली बार जारी किया गया था। आ जाइए आगे। यूएनडीपी का मानव विकास विवरण किन 3 संकेतकों को संयोजित करके विकास का माप करता है। देखिए बात कर रहा है यूएनडीपी का, जिसको आप लोग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि यूएनडीपी की स्थापना कब हुई, तो स्थापना याद रखिएगा 1965 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले यूएनडीपी का, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अच्छा जी, जो आपका ये यूएनडीपी है, ये मानव विकास रिपोर्ट कब से जारी कर रहा है, तो ये भी याद रखिएगा 1990 से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको आप लोग मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं, ये आपका 1990 से जारी किया जा रहा है। ये एग्जाम में सवाल बनता है, याद रखिएगा। और अभी आप देखेंगे जो 2023-24 का आपका HDI है, मानव विकास रिपोर्ट, उसमें भारत का स्थान याद रखिएगा कितना है, 134वां स्थान है भारत का। और फर्स्ट पोजीशन पर कौन है,
फर्स्ट पोजीशन पर है आपका स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा। और 3 संकेतक आपके स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर, इन्हीं तीनों चीजों को देख करके ये आपकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए आगे। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना की बात की जाए तो यह परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो इसको याद रखिएगा, ये परियोजना आपको नर्मदा नदी के ऊपर देखने को मिलती है। और इसमें कौन कौन से राज्य हैं? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आपका राजस्थान। बहुत बढ़िया। देखिए, मन लगा करके पढ़िए, एग्जाम में ज़्यादा समय है नहीं, और क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व करिए और देखिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। आइए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो हमारा भारत है, तो इस कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर, ये हमारा पश्चिमी तट है और ये हमारा पूर्वी तट है, तो कौन सा पश्चिमी तट पर नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, ये जो हल्दिया बंदरगाह है ना, ये आपका हल्दिया बंदरगाह कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल। मारमा गोवा, ये आपको गोवा वाले रीजन में देखने को मिलेगा। कांडला बंदरगाह, ये आपको गुजरात वाले रीजन में मिलता है। और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है क्या? इसका नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो मंगलुरु यह कर्नाटक वाले रीजन में है। तो हल्दिया बंदरगाह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान 1974 में भारत के प्रथम माइक्रो फाइनेंस की बात करा सूक्ष्म वित्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस वित्त संस्थान की बात करें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको आप लोग सेवा बैंक कहते हैं। ये जो बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, इसको याद रखिएगा 2001 में इसको स्थापित किया गया था। और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड को याद रखिएगा 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। आ जाइए आगे देखिए। निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। एक तरफ आपको प्रॉपर्टी दी हुई है और दूसरी तरफ उनको यूनिट के रूप में आपको मिलाना है। देखिए, विद्युत धारा की अगर हम लोग बात करें तो विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं, पहले का सी हो जाएगा। अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज को हम लोग वोल्ट में मापते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। धारिता की बात की जाए तो इसको हम लोग फैराडे में मापते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग टेस्ला में मापते हैं, ऑप्शन ए। अब मिला लीजिए, पहले का हो जाएगा हमारा और पहले का सी, तो पहले का सी तो कई जगह पर है। दूसरे का देखेंगे तो दूसरे का हो जाएगा हमारा डी, जो आपके केवल 2 ऑप्शन में है, ए और डी में है। थर्ड देख लीजिए, धारिता का है हमारा फैराडे, तो सी का हमें बी लगाना है, देख लीजिए कहां पर है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, यह आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। आइए आगे। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की है? तो देखिए, ये जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है ना, ये आपका शुरू किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बताइए, अभी जो 18वीं लोकसभा बनी है उसमें वाणिज्य और उद्योग जो मंत्रालय है उसके आपके मंत्री कौन है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय याद रखिएगा पीयूष गोयल हैं इसके मिनिस्टर, पीयूष गोयल याद रखिएगा अगर एग्जाम में आ जाए तो। अच्छा, कपड़ा मंत्रालय टेक्सटाइल के, तो टेक्सटाइल के हैं आपके गिरिराज सिंह, ये तो बहुत बार बन चुके हैं टेक्सटाइल के। अच्छा, कौशल विकास की बात की जाए तो इसके आपके जयंत चौधरी जी बने हैं। और वित्त मंत्रालय की बात की जाए तो इसको तो आप लोग सब लोग जानते हैं, क्या नाम है? निर्मला सीतारमन। बहुत बढ़िया। आइए आगे देखिए। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, बात कर रहा है आपसे करगम लोक नृत्य की।
बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा ये आपके तमिलनाडु से है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हरियाणा का एक लोक नृत्य कोई, तो याद रखिएगा हरियाणा का एक बड़ा फेमस है जिसको आप लोग जानते हैं किस नाम से, खोरिया के नाम से। बहुत बढ़िया। यहीं पर आपको फाग भी देखने को मिलेगा। असम में बड़ा फेमस है कौन सा, तो असम का फेमस है आपका बिहू। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप लोग सुने ही होंगे कठपुतली, बहुत सुनते होंगे, और सुई सनी, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। तो कठपुतली और सुई सनी ये आपको कहाँ मिलेगा, ये हमें राजस्थान में मिलेगा। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य आपको मिलेगा जिसको कहते हैं क्या, भरतनाट्यम। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। आ जाइए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, राष्ट्रीय आय समिति की बात की जाए तो पहले तो ये बताइए कि भारत में सबसे पहली बार जो आपका राष्ट्रीय आय है, इस राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, तो इसका उत्तर होगा आपका दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने ही सबसे पहले आपका राष्ट्रीय आय की गणना की थी, याद रखेंगे इसको। अच्छा जी, 1949 में आपके द्वारा, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके द्वारा एक नेशनल इनकम कमेटी की स्थापना की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे आपके पीसी महालनोबिस। इसमें टोटल आप देखेंगे तो पीसी महालनोबिस को लेकर के 3 सदस्य थे। एक उसमें आपके आरवी राव थे और एक थे आपके डीआर गाडगिल। तो ये 3 लोग थे, तीनों का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। 1949 में ये कमेटी बनाई गई थी। आइए आगे, मंदिर और उसकी स्थिति वाले राज्यों के सही संयोजन का चयन कीजिए। अब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये आपका उत्तराखंड में है क्या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो बिल्कुल भी नहीं। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो सोमनाथ आपको गुजरात में देखने को मिलता है। याद करिए, इसी मंदिर को कई बार लूटा गया महमूद गजनवी के द्वारा। कामाख्या मंदिर, बिल्कुल ये आपका असम में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर, तो ये तो आपका जगन्नाथ रथ यात्रा, याद करिए, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा। इसी तरह बताइए स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो स्वर्ण मंदिर आपको मिलेगा कहाँ पर, यह आपको मिलेगा पंजाब में। बहुत अच्छे। आइए आगे देखिए, द मूर्स लास्ट साईं उपन्यास के लेखक कौन हैं, द मूर्स लास्ट साईं। अगर इसकी बात की जाए तो ये पुस्तक है आपके सलमान रुश्दी की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सलमान रुश्दी की एक बड़ा फेमस किताब है जिसको आप सब लोगों को जानना चाहिए, नाम है उसका मिडनाइट चिल्ड्रन। अगर आपसे पूछा जाए मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है, तो याद रखिएगा सलमान रुश्दी की है। द गोल्डन हाउस, अगर आपसे पूछे कि बताइए द गोल्डन हाउस पुस्तक किसकी है, तो द गोल्डन हाउस पुस्तक भी आपकी सलमान रुश्दी की ही है, याद रखेंगे इसको। अच्छा, एक पुस्तक है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जरा बताइएगा। एक पुस्तक है जिसका नाम है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये पुस्तक किसकी है, तो ये आपको देखने को मिलेगी किसकी है, ये वीएस नायपाल की। याद रखिएगा एन एरिया ऑफ डार्कनेस। आ जाइए आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न। तो एक बात बताइए, जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना कब की गई, तो इसको याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993 को। कब की गई स्थापना, 12 अक्टूबर 1993 को। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा रंगनाथ मिश्र। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो नाम है उनका रंगनाथ मिश्र। वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, तो उनका भी नाम याद रखिएगा, उनका नाम है वर्तमान में अरुण कुमार मिश्र। ये सवाल बनता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, अरुण कुमार मिश्र। और अगर हम कार्यकाल देखें तो याद रखिएगा 3 वर्ष,
या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए आगे। बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए बात कर रहा है बाल विवाह निरोधक अधिनियम की। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हरविलास सारदा। क्या नाम है? ध्यान रखेंगे, हरविलास सारदा। इन्हीं के प्रयासों से आप लोग 1929 में, याद रखिएगा, एक बाल विवाह निषेध कानून पास किया गया था, जिसमें जो आपका मेल है अर्थात जो आपका लड़का है उसके शादी की उम्र रखी गई 18 वर्ष और जो लड़की है उसके शादी की उम्र रखी गई 14 वर्ष। ध्यान रखेंगे कब आया? 1829 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखिए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? तो देखिए संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, आप सब लोग जानते हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब बढ़ के 12 हो चुकी हैं। ठीक है जी। अगर हम आपका जो 6वां शेड्यूल है उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? तो जो आपके शेड्यूल ट्राइब है ना, उनके क्षेत्रों का प्रशासन दिया हुआ है। और कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो उनको याद रखिएगा, एटीएम स्क्वायर। क्या याद रखेंगे? एटीएम स्क्वायर। आपका एक राज्य होगा असम, असम के बाद हो जाएगा आपका त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो ये जो आपके 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों में रहने वाली जो जनजातियां हैं उनको 6वें शेड्यूल में शामिल किया गया है। तो इसमें मणिपुर का कहीं उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने प्रश्न सही हुए हैं। थैंक यू सो मच।